हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल कैम सॉल्यूशन फॉर यू। कैसे हैं आप सभी स्टूडेंट्स। आज की वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है क्योंकि आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ मोस्ट इंपॉर्टेंट 30 क्वेश्चन जो कि 12th क्लास के बच्चों के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। बच्चों, ये चैप्टर 1 के क्वेश्चन है जो कि एग्जाम में आने के पूरे चांसेस हैं। अगर आप इन क्वेश्चनों को अच्छे से पढ़ते हैं तो हो सकता है इनमें से कोई ना कोई क्वेश्चन आपका एग्जाम में आ जाए। पूरे चांसेस है कि बच्चों आ ही जाएगा या इनसे सिमिलर तो आना ही आना है। तो अगर आप वीडियो को पूरी तरह से अच्छी तरह से देखते हैं तो उम्मीद करती हूँ कि इनमें से कुछ ना कुछ जरूर आएगा। चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले देखते हैं बच्चों, अनुचुंबकीय यौगिक जिसको पैरामैग्नेटिक कंपाउंड बोलते हैं, इसमें किस प्रकार के इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो बच्चों ये बहुत बेसिक क्वेश्चन है, ये इसी चैप्टर का नहीं है। ये कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में भी यूज हो सकता है, लेंथेनोइड एक्टेनोइड में भी इनका रोल होता है। ये बहुत बेसिक क्वेश्चन है तो पता होना चाहिए कि बच्चों आपको अनुचुंबकीय जो यौगिक होते हैं उसमें अयुग्मित इलेक्ट्रॉन होते हैं। मैं आपको एक बता देती हूँ, आप ध्यान रखिएगा, बच्चे कंफ्यूज रहते हैं अनुचुंबकीय और प्रतिचुंबकीय। देखिए यहाँ पर एक ऑर्बिटल है, ठीक है। ध्यान रखिएगा, जब ऑर्बिटल के अंदर एक इलेक्ट्रॉन होता है तो उसको बोलते हैं बच्चों अनुचुंबकीय, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं बच्चों पैरामैग्नेटिक। ओके। और जब सेल के अंदर दो इलेक्ट्रॉन पेयर्ड होते हैं एक दूसरे के अपोजिट, तो बच्चों इस टाइप का जो होता है उसको बोलते हैं डायमैग्नेटिक एंड इसको हिंदी में बोलते हैं बच्चों प्रतिचुंबकीय। बच्चे भूल जाते तो आप इस तरह से ध्यान रख सकते हैं कि देखिए इस जो दो इलेक्ट्रॉन्स आपको यहाँ दिखाई दे रहे हैं, तो दो को हिंदी में इंग्लिश में क्या बोलते हैं बच्चों, डाई। तो यहाँ पर डायमैग्नेटिक आप इस तरह से रिलेट कर सकते हैं। और एक तो बच्चों पैरा एक ही तो होता है, तो एक के लिए यहाँ पर पैरामैग्नेटिक है। अगर हिंदी में यह नहीं याद कर पा रहे हैं तो आप इंग्लिश में याद कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ओके, तो आपको ध्यान रखना है कि अगर अनुचुंबकीय है, देखो अनुचुंबकीय है तो यानी कि अयुग्मित, इसको बच्चों अयुग्मित इलेक्ट्रॉन बोलते हैं। ओके। और जब इलेक्ट्रॉन दोनों कंप्लीट होते हैं तो उसको बच्चों बोलते हैं युग्मित। तो ये आपका युग्मित ऑर्बिटल है और ये आपका अयुग्मित इलेक्ट्रॉन है। ओके। नाउ अर्धपारगम में झिल्ली से क्या निकल जाते हैं, तो बच्चों आपको ध्यान रखना है, जो अर्धपारगम में झिल्ली होती है उससे विलायक के अणु तो निकल जाते हैं लेकिन विलेय के अणु नहीं निकल पाते। तो हो सकता है एग्जाम में इस तरह से पूछ लें कि अर्धपारगम में झिल्ली से क्या नहीं निकल पाते, तो उसके लिए आपको याद रखना है विलेय के कण। ओके। और यहाँ पर क्या है बच्चों, विलायक के अणु। अब देखते हैं बच्चों, एक क्वेश्चन है, ध्यान से समझिएगा। 234.2 ग्राम चीनी के घोल में 234.2 ग्राम चीनी है, यानी कि एक सॉल्यूशन है जिसके अंदर 234 ग्राम पानी है, मतलब पूरा घोल है। और उस घोल में जो चीनी की मात्रा है वो 34.2 है। तो क्या पूछा है, इस घोल के अंदर, घोल की जो है वो मोलर सांद्रता पूछी है। मोलर सांद्रता, इसको मैं आपको सोल्व करा देती हूँ। देखिए देखिए यहाँ पर बच्चों सबसे पहले क्या निकाली है, मोलर सांद्रता। ठीक है, तो आपको पता होना चाहिए बच्चों कि जो मोलर सांद्रता होती है उसका फॉर्मूला क्या होता है। तो सबसे पहले मोलर सांद्रता का आपको फॉर्मूला पता होना चाहिए। मोलर सांद्रता होती है बच्चों जिसको एम बोलते हैं, इसका फॉर्मूला होता है वेट इन ग्राम इंटू 1000 बाय WB इंटू WA। ये बच्चों मोलर सांद्रता का फॉर्मूला होता है, जो मेन फॉर्मूला होता है, इसको आप ध्यान रखिएगा। अब बच्चों हमें निकालना होगा विलयन का कुल द्रव्यमान। तो विलयन का कुल द्रव्यमान होता है, जो पूरा घोल है उसकी बात कर रही हूँ, तो विलयन का जो हमारा कुल द्रव्यमान होगा बच्चों, उसको डिनोट करते हैं WAB से। और बच्चों इसका फॉर्मूला होता है WA प्लस WB। तो बच्चों विलयन का जो कुल द्रव्यमान होगा वो आपका निकल कर आ जाएगा 234। आपको देख सकते हैं इसमें दिया हुआ है 234.2 ग्राम। ठीक है। अब बच्चों देखिए हमें WA, तो ये हमारा फॉर्मूला जो है, हमें WA तो पूछा ही नहीं है, हमसे क्या पूछा है WB, WA, WG। ठीक है, तो हमें देखिए ये तो हमारा WA है, WB क्या होता है बच्चों, WB देखिए आप यहाँ पर क्या दिया गया है 34.2, यानी कि WB तो हमारा पता है 34.2 ग्राम होता है। तो देखिए WB चाहिएगा हमको, WB हमारे पास है। अब हमें निकालना होगा WA। तो WA निकालने का बच्चों एक फॉर्मूला होता है, इसको बच्चों इसको उल्टा कर देंगे, फॉर्मूला बन जाएगा। अब देखिए हमें W क्या निकालना है, WA निकालना है। तो हम इसको इधर ले जाएंगे, मैं इसको उधर लेके गई तो बच्चों ये इधर चला जाएगा। ठीक है, तो आपका फॉर्मूला बन जाएगा यहाँ पर
234.2 माइनस WB, ये इधर चला गया है। ठीक है, तो बच्चों WA इजकल्स टू 234.2 माइनस WB आपका कितना है 34.2, तो यहाँ पर आप 34.2 ग्राम लिखेंगे। ठीक है, तो बच्चों जब इसको माइनस करेंगे 2 से 2 आप ऐसे ही कैंसिल कर सकते हैं यहाँ पर, तो आपका सीधा सीधा बचेगा 200 ग्राम। आई होप बच्चों आपको इतना समझ में आया होगा। तो बच्चों हमारे पास यहाँ पर क्या निकल के आ गया है, यहाँ पर हमारे पास WA निकल कर आ गया है। हमें WA चाहिए था, WA निकल कर आ गया है। हमें यहाँ पर MB चाहिए था, अब हमें MB निकालना होगा। ठीक है, तो बच्चों MB निकालने के लिए हमें क्या करना होगा, हमें जो है बच्चों चीनी का MB निकालना होगा, यानी कि मॉलिक्यूलर वेट। तो बच्चों चीनी का फॉर्मूला होता है C12 है H22O11 है। तो बच्चों आप इसको खुद से सोल्व कर लीजिएगा, मैं आपको डायरेक्ट बता देती हूँ कि इसमें जो होता है 342 AMU होते हैं, ये मॉलिक्यूलर वेट होता है चीनी का। ओके, अब हम इस फॉर्मूले का यूज़ करेंगे। ये फॉर्मूला आप देखिए, तो इस फॉर्मूले के बच्चों देखो M इजकल्स टू WG बच्चों आपका कितना है 42.2 इंटू, सॉरी आपको दिखाई नहीं दिया, 1000। यहाँ पर देखिए मॉलिक्यूलर, यहाँ पर फॉर्मूला रखा हुआ है हमने इसका, यहाँ से देख लीजिए। देखिए मोलर सांद्रता के लिए M है। ठीक है, जो WG होता है हमारा, वो हमारा 342.2 है इंटू 1000 है, बाय MB बच्चों हमने अभी निकाला जस्ट। MB हमारा कितना होता है, MB है हमारा 34.2 पॉइंट नहीं है बच्चों इसमें, इंटू, और हमारा MA कितना निकल का आया है, वो हमारा निकल का आया है 200। ओके, अब देखिए यहाँ पर पॉइंट नहीं है बच्चों, ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो अब आप देखिए 200 से आपका ये कट जाएगा, तो कितनी बार कट जाएगा, 5 बार कट जाएगा। अगर आप यहाँ से पॉइंट हटा देते हैं, और पॉइंट हटाने के बाद में अगर आप यहाँ पे 0 लगा देंगे, तो बच्चों सीधे सीधे ये 1 बार कट जाएगा, और ये आपका कितनी बार कट जाएगा, ये आपका 10 बार कट जाएगा। तो आप इसको लिख सकते हैं बच्चों 5/10, और मैं अगर इसको 5 से काट देती हूँ तो 1/10 बन जाएगा। 5 1 जा 5, 5 2 जा 10, तो 1/5 का बच्चों क्या बन जाएगा आपका 0.5। तो फाइनली बच्चों जो आपका आंसर आएगा वो 0.5 आएगा। देखिए आप देख सकते हैं यहाँ पर 0.5 मोल पर किलोग्राम। आई होप बच्चों आपको अच्छे से समझ में आया होगा एग्जाम्पल। अब अगला एग्जाम्पल देखते हैं बच्चों। देखिए इसमें क्या दिखाया गया है, जल व CH3COOH जिसको एसिटिक एसिड कहते हैं, इसके मिश्रण में 9.0 ग्राम तो जल है, यानी कि अब ध्यान से समझिएगा, और 120 ग्राम क्या है एसिटिक एसिड। मीन्स जो ज़्यादा है वो ग्राम क्या है एसिटिक एसिड, यानी कि जो हमारा एसिटिक एसिड है वो विलयन है सॉरी विलायक है, और जो 9.0 है वो आपका क्या है विलेय, यानी कि सोल्यूट। ये सोल्यूट है, ये सोलवेंट है। ओके, अब देखिए हमें निकालना क्या होगा, हमें निकालना होगा बच्चों मोल प्रभाज। यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर मोल प्रभाज निकालना होगा। तो इसके लिए सॉल्व करते हैं। सबसे पहले आप देखिए बच्चों, यहाँ पर देखिए, यहाँ पर आप एक को हम मान लेते हैं बच्चों A, एक को हम मान लिया, मैंने मान लिया B। ठीक है, एक को A मान लिया, एक को B मान लिया। तो बच्चों A को मैं मान लेती हूँ यहाँ पर CH3, जिसकी मात्रा ज़्यादा है उसको मैंने A मान लिया। अब देखो एसिटिक एसिड की मात्रा कितनी है बच्चों 120 ग्राम, यानी कि जिसको मैंने ये हमारा WA भी है, सॉरी A है, जिसको हम क्या बोलेंगे 120 ग्राम। और WB बच्चों क्या है हमारा, और क्या है हमारा वाटर, जिसकी मात्रा कम है वो हमारा वाटर है, जिसको हम क्या मान लेंगे विलेय मान लेंगे। ये बच्चों विलेय है और ये विलायक का काम कर रहा है। तो हमारा यहाँ पर WB निकल कर कितना आएगा, WB है बच्चों हमारा 9.0 ग्राम। इतनी चीज़ें आपको क्लियर है। अब बच्चों देखिए हमको क्या निकालना है, हमको निकालना है मोल प्रभाज। तो मोल प्रभाज का बच्चों फॉर्मूला होता है, मोल प्रभाज को बच्चों बोलते हैं XB इक्वल टू, ये फॉर्मूला है, इसका फॉर्मूला होता है बच्चों NB/Na प्लस NB। ठीक है, जो बच्चों ये NB होता है, मैं इसको बोलते हैं मोलों की संख्या बाय, और बच्चों ये जो दोनों होते हैं इनको बोलते हैं कुल मोलों की संख्या, कुल मोलों की संख्या। इतना आपको क्लियर है। ठीक है, अब बच्चों देखिए हमें जो है यहाँ पर देखिए Na और NB निकालना होगा। ओके, तो सबसे पहले हमें क्या निकालना होगा NB। तो बच्चों NB जो होता है, NB का फॉर्मूला होता है WB/,
MB। ठीक है, अब देखिए WB बच्चों, ये रहा आपका, देखिए WB कितना है आपका 9.0, मैं इसको 9 लिख सकती हूँ, कोई दिक्कत नहीं है ना। हो यहाँ पर जो है बच्चों, ये हमारा WB यानी कि वाटर जो है, इसका मॉलिक्यूलर वेट पूछा गया है। तो बच्चों वाटर का मॉलिक्यूलर वेट होता है 18। आप सोल्व भी कर सकते हैं, चलिए मैं दिखा भी देती हूँ आपको। यहाँ पर वाटर है तो बच्चों एक हाइड्रोजन का एक होता है, तो यहाँ पर 2 है तो 2 प्लस ऑक्सीजन का कितना होता है 16, 16 और 2 आपका 18 बन जाता है। ओके, तो यहाँ पर बच्चों कितना है आपका 18 आ जाएगा। ठीक है, तो इसको बच्चों आप काट दोगे तो आपका कितना आ जाएगा 1/2, जिसको हम क्या लिख सकते हैं, जिसको हम लिख सकते हैं 0.5। आप इतना ध्यान रखिएगा, यहाँ पर 0.5 है, यानी कि जो NB की वैल्यू आई है वो कितनी आई है 0.5 ग्राम। हमारा NB निकल गया। अब बच्चों हम क्या निकालेंगे, अब हम निकालेंगे Na निकालने के लिए बच्चों देखिए यहाँ पर फॉर्मूला वही वाला रखना है, जहाँ पर B रखा था वहाँ आप क्या रख देंगे, वहाँ आप A रख देंगे, तो WA/MA। ओके, तो बच्चों WA बच्चों देखो आपका कितना है 120 ग्राम, तो यहाँ पर आपको क्या लिखना है 120 बाय, और मोलिकुलर वेट बच्चों हमें इसका निकालना होगा, तो मैं आपको बता देती हूँ बच्चों, इसका मोलिकुलर वेट होता है 60। आप सोल्व करके भी देख सकते हैं। कार्बन का 12 हो जाएगा, 12 और 3 13 14 15, 15 और यहाँ पर 12 जोड़ लीजिए, फिर यहाँ पर जोड़ लीजिए, कुल मिलाकर 60 आ जाएगा। ओके, तो जब बच्चों हम इसको काटेंगे तो काटने के बाद क्या आएगा 2, यानी कि जो हमारा Na होगा, Na की वैल्यू कितनी आ जाएगी 2। अब आप देखिए आपके पास NB भी हो गया, Na भी हो गया। अगर आप फॉर्मूला देखें, Na चाहिए Na मिल गया है, NB चाहिए तो NB मिल गया है। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, अब हम मान रखेंगे, तो मैं लिखती हूँ मान रखने पर। ओके, तो देखिए आप फॉर्मूला देखिए, आप फॉर्मूले के अकॉर्डिंग सोल्व करते हैं। देखिए NB का मान कितना आया था बच्चों, ये लिखा देखो 0.5, तो मैं यहाँ पर 0.5 लिख सकती हूँ। XB इक्वल्स टू 0.5 बाय फॉर्मूले में फिर Na है, और Na की वैल्यू कितनी आई थी अभी जस्ट 2, तो बच्चों 2 प्लस, और बच्चों NB की वैल्यू कितनी आई थी, NB की वैल्यू अभी आई थी हमारी 0.5। इतना आपको क्लियर है। ओके, तो बच्चों या तो सीधे सीधे से क्या कर सकते हो, आप इसको डायरेक्टली काट सकते हो। अब आप देखिए 0.5 बाय, आप इसको ऐड कर लेंगे तो आपका कितना बन जाएगा 2.5। ओके, तो अब आप इसको जीरो से जीरो कैंसिल करके डायरेक्टली काट सकते हो, 5 से कट जाएगा, 5 5 से 25, तो आप इसको डायरेक्टली 1/5 लिख सकते हैं, और 1/5 को बच्चों आप क्या लिख सकते हैं 0.2 लिख सकते हैं। कंफ्यूज नहीं होना है आप, बड़े बच्चों 12th के बच्चों बहुत ही इजीली आप काट सकते हो इसको। 5 से काट दीजिए, 1/5 आ जाएगा, 0 से 0 कैंसिल हो जाएगी। ओके, तो बच्चों जो फाइनल आपका XB की वैल्यू आएगी वो आएगी आपकी 0.2। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं बच्चों, आंसर भी देखिए आपका वही आ रहा है 0.2। ओके, आई होप बच्चों आपको दोनों एग्जाम्पल समझ में आए होंगे। अब देखते हैं मोलरता को किससे व्यक्त करते हैं, तो आपको पता होना चाहिए बच्चों, मोलरता को M से व्यक्त करते हैं, स्मॉल m, जबकि जो मोलरता होती है उसको कैपिटल M से डिनोट करते हैं। राउल्ट का नियम संबंधित है, तो बच्चों आपको पता होना चाहिए राउल्ट का नियम वाष्प दाब से संबंधित है। नाउ विलयन के ताप पर क्या निर्भर करता है, तो बच्चों विलयन के ताप पर उसकी मोलरता निर्भर करती है। नाउ देखिए 180 ग्राम जल में जल के कितने मोल होते हैं, तो बच्चों 180 ग्राम जल में 10 मोल होते हैं। आसुत जल की मोलरता बच्चों 55.56 होती है। ना शुष्क जल की मोलरता भी बच्चों यही होती है, आप ध्यान रखिएगा। जलीय विलयन के ताप में वृद्धि करने पर उसमें किस चीज़ में कमी आती है, तो बच्चों जैसे जैसे जलीय विलयन में ताप बढ़ता है ना, तो उसकी मोलरता भी बढ़ने लगती है, उसकी मोलरता में भी वृद्धि आती है, ध्यान रखिएगा। द्रव्यमान प्रतिशतता होता है, तो बच्चों द्रव्यमान प्रतिशतता जो होता है वो वेट बाय वेट होता है। नाउ मोल प्रति किलोग्राम किसका मात्रक है, तो बच्चों मोल प्रति किलोग्राम जो होता है वो मोललता का मात्रक होता है। विलयन किसका मिश्रण होता है, तो बच्चों विलयन जो होता है वो विलेय और विलायक दोनों का मिश्रण होता है। एक क्वेश्चन है 58.5 ग्राम NaCl में कितने मोल्स होते हैं, तो बच्चों इसको सोल्व करके देखना, 1 मोल होता है इसमें। परासरण दाब को किसके द्वारा प्रदर्शित किया जाता है, तो बच्चों परासरण दाब को पाई के द्वारा प्रदर्शित करते हैं। मोलरता को किसके द्वारा प्रदर्शित करते हैं, तो बच्चों मोलरता को कैपिटल M, मोलरता के लिए कैपिटल M, बच्चों भी मोलरता बताया था उसके लिए स्मॉल m का यूज करते हैं।
हेनरी के नियम किसके लिए होता है? तो बच्चों हेनरी का जो नियम होता है वो द्रव व गैस के लिए होता है। और राउल्ट का नियम किसके लिए होता है? तो बच्चों ध्यान रखिएगा, राउल्ट के लिए द्रव और द्रव के लिए होता है। जैसे कि हेनरी के लिए मैं आपको एग्जांपल बता देती हूँ, कोका कोला द्रव। अब उसको जब हम थोड़ा सा शेक करते हैं तो आप देखते हैं कि गैस निकलती है, तो द्रव में से गैस निकलती है। राउल्ट के नियम के लिए द्रव प्लस द्रव हो जाएगा, ठीक है। सोडियम एसीटेट किसका उदाहरण है? तो बच्चों सोडियम एसीटेट जो है वो विद्युत अपघट्य का उदाहरण है। मोल प्रति आयतन किसका मात्रक होता है? तो बच्चों मोल प्रति आयतन जो होता है वो मोलरता का मात्रक होता है। अभी मैं पीछे जो पढ़ा था वो मोलरता का मात्रक था बच्चों। ऐसा विलयन जिसमें परासरण दाब समान ताप पर समान होता है। तो बच्चों जो विलयन होता है ना वो समपरासरी विलयन होता है। ये जो समपरासरी विलयन होता है इसमें परासरण दाब भी समान रहता है और उसका ताप भी समान रहता है। तो जब होता है परासरी विलयन। परासरण दाब की इकाई कैसी होती है? तो बच्चों परासरण दाब की जो इकाई होती है वो ATM होती है। ओके, नाउ यूरिया का 0.6 जलीय विलयन किसके समपरासरी होगा? तो बच्चों इसका आंसर 0.1 ग्लूकोज है। मैं आपको सोल्व करके नेक्स्ट वीडियो में दिखा दूंगी। ओके, अब देखते हैं समपरासरी विलयन में क्या समान होता है। तो बच्चों ध्यान रखिएगा, समपरासरी विलयन में मोलर सांद्रता समान होती है। अपेक्षित वाष्प दाब का अवनमन होता है। तो बच्चों इसका जो फॉर्मूला होता है P0 माइनस PS/P0, ये अपेक्षित दाब के अवनमन का फॉर्मूला है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, जल और एथिल अल्कोहल का मिश्रण जो होता है वो क्रम से 36 ग्राम है और जल का जो है वो 46 ग्राम है। एसिटिक एसिड मतलब जल और एथिल अल्कोहल, जल का 36 ग्राम, एसिटिक एसिड का 46 ग्राम है। तो इसको मोल प्रभाज बताना। तो मतलब जस्ट मैंने आपको स्टार्टिंग में क्वेश्चन कराया था मोल प्रभाज का, बिल्कुल सेम टू सेम ऐसे ही करना है। फाइनली इसका आंसर जो आएगा वो 0.667 आएगा। आप मुझे इस क्वेश्चन को सोल्व करके बताएंगे। एक तरह से बच्चों ये आपका होमवर्क है, आपको इसे सोल्व करके मुझे बताना है इसका आंसर आपका क्या आया। ओके, अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।